हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस के बारे में। अगर हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका पीएच कैसा होगा या उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट। एक्वस का मतलब क्या होता है, किसी सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, एक्वस का मतलब वाटर। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, ज्यादातर न्यूट्रल होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे जो एसिडिक या बेसिक नेचर भी रखते हैं। बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो उनकी अब हमें बात करनी। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्ट लिखे हैं, जैसे NaCl। तो NaCl का अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पीएच हमें 7 के आसपास मिलता है, मतलब ये कैसा होगा, अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल होगा। और अगर हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो इसका जो पीएच होगा वो 6 के आसपास होगा, जो कि एसिडिक की तरफ जाएगा। और अगर हम Na2CO3 लेते हैं तो इसका पीएच हमें 9 के आसपास, 9 के आसपास मिलता है, जो कि कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। बट किसी भी सॉल्ट को देखकर हम कभी भी नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब ये पता कैसे चलता है, तो इसके लिए हमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट को समझना होगा। तो हम समझते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है। So the acidic nature and basic nature of salt solution can be explained on the basis of hydrolysis of salt। ये hydrolysis of salt का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है dissolve salt in water। अगर हम किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब हम उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस का सिर्फ इतना मतलब है किसी भी चीज को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें। तो अगर हम NaCl, NH4Cl और हम Na2CO3, इनकी अगर एसिडिक और बेसिक नेचर को बताना चाहें हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, तो हम कैसे बताएंगे। जैसे देखिए, अगर हमें NaCl को बताना हो तो आपको बस NaCl को क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है। तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए रिएक्शन होती नहीं है। NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है सिर्फ, मतलब Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। और H2O भी सेल्फ डिसोसिएट होता है, ये भी हम जानते हैं। मतलब यहाँ पर हमें कुछ अमाउंट में H+ और OH- हमें मिलते हैं सॉल्यूशन, बहुत कम मिलते हैं बट मिलते हैं कुछ। ठीक है, सेल्फ डिसोसिएशन की वजह से। और यहाँ पर NaCl तो ब्रेक हो ही जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na+ Cl- में ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो Na+ होगा वो इसके नेगेटिव आयन से, मतलब इसका प्लस इसके नेगेटिव से, इसका प्लस इसके नेगेटिव से जो फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, देखिए, तो यहां से NaOH फॉर्म हो सकता है और यहां से क्या बन सकता है, HCl फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट जो जिससे बना है, आप ये समझ सकते हो कि जो सॉल्ट बना होगा अपने किस एसिड और बेस से बना होगा, आप ये भी समझ सकते हो। जब ये रिएक्शन होगी तो ये इसका रिवर्स यही तो बनेगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें जो सॉल्यूशन मिला होगा वो इनका मिला होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा जो बेस बन रहा है, कोई एसिड बन रहा है, वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो NaOH के बारे में हम जानते हैं कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ओवरऑल ये एक दूसरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो पूरी तरीके से न्यूट्रल मिलेगा, मतलब पीएच अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा। अब जैसे NH4Cl की बात करते हैं, तो जैसे NH4Cl है, आपको बस सिंपली आप इसे वाटर में डिसॉल्व करिए और यहाँ से जो आयन जनरेट होंगे कौन कौन से होंगे, NH4+, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ NH4+ और Cl-। यहाँ से H+ और OH-। ठीक है, अब बस इसके प्लस को उसके माइनस से, इसके माइनस को उसके प्लस से, तो एक एसिड मिलेगा आपको, एक बेस मिलेगा। तो देखिए क्या क्या मिलेगा, जैसे NH4 की बात करें तो NH4+ OH-, तो NH4OH। ठीक है, ये एक बेस मिल गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में हमें क्या मिलेगा, यहाँ से HCl मिलेगा। या इनका रिएक्शन करा के देखो, जब हम NH4OH का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो NH4Cl ही मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो इसके एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा,
यहाँ पे ओवरऑल अगर आप इसको देखो NH4OH, ये एक वीक बेस है, ये क्या है, एक वीक बेस है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, मतलब जो एसिडिक नेचर होगा पूरी तरीके से बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बेसिक जो बेस होगा वो पूरी तरीके से एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन में रिजल्ट मिलेगा वो हमें एसिडिक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल हमें जो सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो इसकी वजह से मिलेगा, HCl ये डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि ये वीक है। इसी तरीके से हम यहाँ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे Na2CO3 है तो आप Na2CO3 साथ में वाटर, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको आयंस मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे आपको Na+ और साथ में CO3 2- यही आयन मिलेंगे, और वाटर का तो कंफर्म है कि H+ और साथ में OH-, ठीक है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा NaOH और साथ में आपको मिलेगा H2CO3। अब एसिड और बेस में गड़बड़ी नहीं करनी है, इनके फॉर्मूले हमें बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि किसका क्या फॉर्मूला होता है और हम डायरेक्ट वही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ Na2 था तो कुछ स्टूडेंट Na2+ लिख देते हैं, ये तो रॉन्ग होगा ना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना हमें जो आयन बनेंगे वो हमें पता होना चाहिए कि अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो Na2CO3 कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा। Na2CO3 अगर हम एक्वस फॉर्म में देखेंगे तो ये कैसे मिलेगा, Na+2 लगा लीजिए बैलेंस करने के लिए, और CO3 2-, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हमने, अब यहाँ पे 2 नहीं लगाया मैंने, ठीक है, अंडरस्टूड है कि कौन से आयंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे NaOH साथ में H2CO3, ये कौन सा एसिड है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। देखिए इस बार NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये एक वीक एसिड है, ये कैसा है, ये वीक एसिड है। तो ओवरऑल अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो जो स्ट्रॉन्ग होता है हमें उसका नेचर समझ में आता है, उसका नेचर हमें मिलता है, तो ये इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल और ये पूरी तरीके से इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए पूरा सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ बेसिक नेचर मिलेगा, इसलिए इसका जो नेचर होगा ओवरऑल वो बेसिक होगा। इस तरीके से आप पीएच भी गेस कर सकते हो, जिसके इसका पीएच जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास होगा, और इसका जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा क्योंकि एसिडिक है, और इसका पीएच मोर देन 7 हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कुछ और सॉल्ट के एग्जांपल्स, और यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि इनका पीएच क्या होगा, या एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। ओके, इनका देखिए हमारे पास है AlCl3, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्या होगा, ठीक है। AlCl3 तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको मिलेगा AlOH होल थ्राइस, ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा आपको Cl, तो यहाँ पर HCl मिलेगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जब इनको न्यूट्रलाइज करोगे तो आपको AlCl3 मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर होने लगेंगी। ये कैसा है, ये एक वीक बेस है, और ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब ओवरऑल में क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा, मतलब इसका हमें सॉल्यूशन एसिडिक मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे CuOH होल ट्वाइस साथ में H2SO4, फिर से यहाँ पर ये कैसा है, ये वीक है, वीक बेस, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें नेचर कैसा मिलेगा, ओवरऑल हमें एसिडिक मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन में टूटेगा, मतलब ये ऐसे टूटेगा CH3COO-, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन, और यहाँ पे Na+, और यहाँ तो पता ही है आपको, यहाँ देखिए क्या बनेगा, CH3COOH साथ में NaOH। यहाँ देखिए ये कैसा है, ये इस बार वीक एसिड है, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसे, वीक एसिड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ओवरऑल हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ZnSO4, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे ZnOH होल ट्वाइस, जो कि कैसा है, ये वीक बेस है, वीक बेस,
और यहाँ पर H2SO4 विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। लास्ट यहाँ पे देखिए H2O, इसको तो लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली कोई पूछे तो आप इसे एसिडिक सॉल्ट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है इस वजह से। लेकिन अगर इसके पीएच को गेस करेंगे तो वो हमें बेसिक मिलेगा। कैसे? देखिए NaHCO3, यहाँ पे जो आयन मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे Na+ और HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो NaOH साथ में H2CO3 ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कैसा है, ये वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? बेस का नेचर मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ओके।